जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों पशु प्रीचर भर्ती 2023-24 की जो भर्ती आई है 2024 में, जिसकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। दिसंबर में पशु प्रीचर भर्ती का एग्जाम है। और उसी तरह से कि सर आपके सामने जो लिखा हुआ ऊन कतरन एवं बाहर होने वाले पशु, सर शुरुआत में पहले ही ऊन कतरन और ये चैप्टर सर शुरुआत में कि पशुओं की विधियां कौन सी है, उनमें कौन कौन सी नस्लें हैं, वो चैप्टर स्टार्ट करें। अरे जोड़ा, शुरुआत करनी है, बस शुरुआत शानदार होनी चाहिए। कहीं से भी शुरुआत करो, किंतु शानदार तरीके से और कंप्लीट तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं है कि शुरुआत वहीं से की जाए, शुरुआत कहीं से भी करो, किंतु बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। किसी भी चीज को हम छोड़ देंगे नहीं, रोज एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर बड़ा होगा उसकी हमारी जो क्लास रहेगी वो करीबन 1 घंटे के समथिंग क्लास रहने वाली है, ठीक है। और हमारे सामने कुछ पीडीएफ लगी हुई है थोड़ी सी, तो इसके आगे हम लिख कर भी पढ़ेंगे थ्योरी के साथ में। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो ऊन कतरन एवं भात होने वाले पशु, ऊन कतरन और भात होने वाले पशु के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें ऊन का जो अर्थ बताया गया है, इसमें ऊन के बारे में कि ऊन क्या होती है, मुख्यतः रेशेदार प्रोटीन होता है। क्या होती है? एक रेशेदार प्रोटीन होती है, ठीक है, ये बात सही है। इसके बाद में जो त्वचा की विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलती है, किससे निकलती है? त्वचा की विशेष प्रकार की कोशिकाओं से जो निकलती है, तो वो भी कौन निकलती है? ऊन निकलती है। आपको ध्यान रखना है ये उष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? उष्मा की कुचालक होती है। क्योंकि जब हम ऊन में जाकर मान लो कि जैसे आपके पास में रजाई गद्दा आपने भरवाए होंगे, तो उनमें ऊन के भराए हैं भूल के, तो जैसे ही आप उन पर जाकर गिरते हो तो उस समय पश्चात उनको ओढ़ते हो तो उसमें आपको गर्मी महसूस होने लगती है, ठीक। सर्दियों में तो वैसे सर्दियों में तुरंत ही क्या आती है? गर्माहट आ जाती है। तो यही होती है कि ये क्या होती है? उष्मा की कुचालक होती है। उसमें उसको ऊन को अंदर से ढकने पर शरीर को हमें ठंड नहीं होती है, हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है। इसके बाद में ऊन मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? पेड़ से होती है। तो सर कपास से भी होती है, यस, ये कपास से भी होती है। ऊन किससे प्राप्त होती है? कपास से भी होती है। और कपास से हमें क्या प्राप्त होता है? जिसको हम भैंसों को कहते हैं बांट जो होता है, जिसको कांकड़ा कहा जाता है गाँव में, क्या कहा जाता है? कांकड़ा, कांकड़ा। इस शब्द को भी आपको ध्यान रखना। उस पर छोटे छोटे जो अरे कहीं की रूई लगी हुई होती है, जिसको भैंसों को जानवरों को पानी के रूप में खिलाया जाता है। आगे ऊन कतरन क्या है? ऊन कतरन है पेट की त्वचा से बालों को हटाना ऊन कतरन कहलाता है। मतलब कि जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ की जो त्वचा के जो बाल होते हैं, तो उनको हटाना, उनकी कटिंग करना ही क्या कहलाता है? ऊन कतरन कहलाता है। इसके बाद में आगे बात करें कि पेड़ की ऊन काटने को ही शेयरिंग कहा जाता है। आगे लाइन है आपके सामने कि शेयरिंग किसे कहा जाता है? तो उस कटिंग करना ही शेयरिंग कहलाता है। जैसे आपके बाल काटते हैं, सिर के बाल काटते हैं, तो वही क्या कहलाती है? शेयरिंग। क्या करवा गया है? आज शेयरिंग करवा गया है, ठीक है। तो पेड़ के जो बालों को काटना ही क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। 1 वर्ष की उम्र में पहली बार जो काटा जाता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो एक वर्ष तक उम्र में तो उसको 1 बार उसकी कटिंग की जाती है। बाद में बड़ा हो जाता है तो फिर वर्ष में 2 बार उसकी कटिंग की जाती है। आपको ध्यान रखना है, वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु से पहले ही ऊन के बालों की कटाई की जाती है। ये मुख्यतः राजस्थान की बात है। क्यों की जाती है? क्योंकि जब गर्मी के बाद में जब हम कहें कि जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा के बाद में सर्दी ऋतु आ जाती है, तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि इसमें वर्षा ऋतु में और शीत ऋतु में ऊन की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। क्या हो जाता है? ऊन की जो गुणवत्ता होती है वो गुणवत्ता कम हो जाती है, उसकी गुणवत्ता कम घट जाती है। इस कारण वर्षा ऋतु से पहले ही
उसकी क्या की जाती है, कटिंग की जाती है। आगे हम बात करें, ऊन में केरोटिन पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है, केरोटिन पदार्थ पाया जाता है। ऊन में सल्फर तत्व की मात्रा अधिक होती है, आपको ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन कतरन और विश्लेषण का प्रयोगशाला है, वो भी कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके साथ, ये इसको भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है, ये दोनों बीकानेर में है। जौहर बीड़ केंद्र भी कहाँ पर है, बीकानेर में है। कौन सा केंद्र, जौहर बीड़, जौहर बीड़ केंद्र, यो भी आपको ध्यान रखना। कहाँ पर है, बीकानेर में है। और भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला एवं ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। राजस्थान में भेड़ों के ऊन की कटाई ज्यादातर गर्मियों में की जाती है। कहाँ पर की जाती है, गर्मियों में की जाती है। क्यों की जाती है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्योंकि बरसात से पहले काटने पर ऊन की जो गुणवत्ता होती है वो घट जाती है, खत्म हो जाती है। बरसात होने पर ऊन की गुणवत्ता कम हो जाती है, ये चर्चा कर चुके हैं। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर कहाँ पर है, मालपुरा में है। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ जयपुर में है, एक फतेहपुर सीकर में है और बांकलिया नागौर में है। यह आपको ऊन की कटाई करने वाले या ऊन की फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले जो लोग हैं, तो उन्हें जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है, एन्यूकस, या एन्यूकस नामक एक रोग में पाया जाता है। वूल एंड शॉर्ट डिसीज हो जाता है, तो ये इस रोग का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। किसमें है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला क्या है, राजस्थान का पहला स्थान है। सर्वाधिक जो ऊन जो होती है राजस्थान में, वो जोधपुर, बीकानेर, नागौर में, अर्थात मारवाड़ क्षेत्र में ज्यादा ऊन उत्पादन होती है। तो सर कम कहाँ पर होती है, तो वो झालावाड़ में होती है। कहाँ पर होती है, झालावाड़ में ऊन की कमी, ऊन कम उत्पादन होती है, क्योंकि वहां पर जो सर्वाधिक, जैसे झालावाड़ के जिले की अगर हम बात करें, झालावाड़ जिले की, तो जैसे ही झालावाड़ जिला का नाम आ जाता है झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो भी कौन सा है, झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी कौन सा है, झालावाड़ है। सबसे कम आंधियां चलती है, सबसे कम आंधियां, सबसे कम आंधियां यहाँ पर चलती है, तो ये जिला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करें दोस्तों कि ऊन संशोधन के चरण, ऊन संशोधन के चरण क्या क्या है, कटाई, अभिमार्जन, रंगाई और छटाई। ऊन को भेड़ की त्वचा से अलग करना क्या कहलाता है, कटाई, अभिमार्जन कहलाता है। ऊन को भेड़ की त्वचा से अलग करना क्या कहलाता है, अटाई, अभिमार्जन कहलाता है। आगे है कि रंगाई कैसे की जाती है, तो रंगाई पर जब ऊन होती है उस पर एक पॉलिश की जाती है, क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, या उसको रंग में भिगोया जाता है, उस तरह से रंग में। छटाई जब अच्छे और खराब रेशों को अलग अलग किया जाता है, खराब और अच्छे रेशों को उनसे छांटकर अलग अलग किया जाता है। अच्छे रेशों को अलग किया जाता है, खराब रेशों को उनसे अलग कर दिया जाता है। ऊन को नोट लगाकर ये भी आपको ध्यान रखना कि ऊन को उपयोग में लेने से पहले कटाई की जाती है। ये तो आप सभी को पता है कि जब उसको कटिंग करके समान कर दिया जाता है, बाद में उसको सिस्टम से जमा कर उसकी अच्छी तरीके से काम में लिया जाता है। विश्व की सबसे उत्तम गुणवत्ता वाली जो ऊन है वो मेरिनो ऊन है। कहाँ पर कौन सी है, मेरिनो ऊन है। भारत व राजस्थान में कौन सी है, चोकला है। भारत में, राजस्थान में चोकला कौन सी है, चोकला नस्ल। चोकला नस्ल की
भेड़ की ऊन। ठीक है, अब ये तो भारत की बात हो जाती है। अब राजस्थान में स्पेशल रूप से अगर हम बात करें, मुख्यतः राजस्थान में इसमें बात करते हैं, राजस्थान में बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में जो सर्वाधिक जो होती है वो किसकी होती है? मारवाड़ी नस्ल की ऊन होती है, वो आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है राजस्थान में एक जिला पड़ता है जैसलमेर, तो जैसलमेर में जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल होती है, ऊन के जो रेशे होते हैं उनका सबसे लंबा होता है। जैसलमेरी जो भेड़ होती है, जैसलमेरी जो नस्ल की, उनका जो रेशा होता है वो लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। तो राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की, राजस्थान में सर्वाधिक गुणवत्ता वाली ऊन, गुणवत्ता वाली जो ऊन है वो किस नस्ल की भेड़ है? मारवाड़ी नस्ल की। इसके बाद में हम आगे बात करें कि सर्वाधिक जो लंबा रेशा होता है जैसलमेरी नस्ल की भेड़ के ऊन का रेशा सर्वाधिक लंबा होता है, सर्वाधिक लंबा होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि हमने जैसलमेर का जो उनका जो रेशा लंबा होता है वो नस्ल होती है जो जैसलमेरी जो नस्ल की होती है। मारवाड़ी जो नस्ल होती है उनमें राजस्थान में सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। अब हम बात करें दोस्तों कि भेड़ को परजीवियों का क्या कहा जाता है? म्यूजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेड़ को परजीवी होते हैं उनका म्यूजियम कहा जाता है। भेड़ को क्या कहा जाता है? कि परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। तो नोट करना है आपको, ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो और भी हम बात करते हैं। और क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, भेड़ को म्यूजियम कहा जाता है। किसका कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। अब हम बात करें, क्योंकि ऊन में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? परजीवियों का परिवहन होता है। विभिन्न प्रकार के परजीवी इसमें पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, म्यूजियम कहा जाता है क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के परजीवी परिवहन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों कि आगे जो हमारे पास में एक टॉपिक आता है कि पशुओं में चमड़े और हड्डियों का उपयोग। ठीक है, तो इसमें अगली जो लाइन आती है, जो चमड़ा और हड्डियों का जो उपयोग किया जाता है, चमड़ा व
हड्डियों का उपयोग। पशुओं की हड्डियां, पशुओं की हड्डियां व चमड़े का उपयोग। ठीक है, अब पशुओं में अब हड्डियों का और चमड़े का किस तरह से उपयोग किया जाता है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। जब हड्डियों की अगर हम बात करें कि हड्डियों का उपयोग किसमें किया जाता है तो हड्डियों का एक पाउडर के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? एक पाउडर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि चीनी के लिए जो संसाधित, चीनी में इसको तो पाउडर के रूप में मिलाया जाता है तो चीनी में नहीं मिलाया जाता है। हाँ, चीनी में पाउडर के रूप में संसाधित रूप दिया जाता है। एक बारीक, एक जैसे कि आप देखते हैं मैदा होती है, इस तरीके से बारीक तरीके से पीसा जाता है और बाद में ये कहीं चीनी खराब ना हो इसलिए उनको इसमें मिलाया जाता है पाउडर के रूप में। जब नहीं मिलाया जाता थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है। जब आप देखते हैं, जब आप चीनी का जब पत्ता लेके आते हैं या चीनी जब लेके आते हैं तो उसमें आप हाथ देके देख रहे हैं ऐसे कि उसमें आपको सफेद व्हाइट के उसमें एक खक्सी जम जाता है तो वही हड्डियों का क्या है? चूर्ण होता है। अब दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। दवाइयों में किस रूप में किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, जिलेटिन के रूप में इसमें दवाइयों का उपयोग, दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। जिलेटिन एक पदार्थ होता है, जिलेटिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हड्डियों का उपयोग। हड्डियों का उपयोग इस रूप में किया जाता है चीनी के रूप में। हड्डियों का उपयोग चीनी के पाउडर के रूप में संसाधित किया जाता है। रूप में संसाधित किया जाता है। किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें आगे कि दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ होता है? वो जिलेटिन पदार्थ होता है। तो हड्डियों का उपयोग दवाइयों में जिलेटिन ये रूप में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किस रूप में किया जाता है? जिलेटिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसको नोट करो, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि जैसे कि जानवरों की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। एक तो जिलेटिन के रूप में किया जाता है और एक चीनी के पाउडर के रूप में किया जाता है। अब मानव की हड्डियों की अगर हम बात करें
मानव की हड्डियों का उपयोग, मानव की हड्डियों का उपयोग भी किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है मानव की हड्डियों, किसमें किया जाता है? बौद्ध यंत्र बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, बर्तनों में जैसे कप बनाया जाता है, प्लेट बनाया जाता है, व्हाइट कलर की होती है, उनका जो उपयोग किया जाता है तो वो किसमें किया जाता है? ये इन्हीं वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। एक आता है बोन चाइना, जैसे टोकरी बनाने में इसका उपयोग, जैसे जो बोन चाइना होता है, टोकरी बोन चाइना टोकरी, तो इसका जो बनाने का जो उपयोग किया जाता है वो भेड़ की हड्डियां इसमें उपयोग में लिया जाती है। कौन लिया जाती है? भेड़ की हड्डियां इसमें उपयोग में लिया जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मानव की हड्डियां का उपयोग वस्तुएं बनाने में, जैसे कि उपयोग वाद्य यंत्र बनाया जाता है, जैसे कि वस्तुओं में जैसे कप आ जाता है, कप के बाद में प्लेट, और बात करें जैसे कि आभूषण श्रृंगार के लिए, आभूषण आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक बोन चाइना टोकरी आता है। कौन आता है? बोन चाइना टोकरी, बोन चाइना टोकरी, ये क्या होता है? बनाने में जिसका उपयोग बैल की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है आपको, बोन चाइना टोकरी बनाने में, बोन चाइना टोकरी बनाने में जिनका उपयोग बैल की बैल की हड्डियों का उपयोग, बैल की हड्डियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आ जाता है? अब जो इनकी जो वस्तुओं का जो उपयोग किया जाता है, चमड़े की जो इनका, तो वो यहाँ पर बात हो जाता है। अब चमड़े का जो उपयोग किसमें किया जाता है? अब जैसे कि जब चमड़ा की जब बात आ जाती है तो भारत एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जो सबसे बड़ा चमड़ा निर्माता देश माना जाता है। सबसे बड़ा चमड़ा जो निर्माता देश है वो कौन सा है? भारत है। इसका है विश्व का, तो ध्यान रखना है। चमड़े का उपयोग विश्व का भारत एकमात्र देश है जो सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन करता है। क्या करता है? सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन वो करता है, ठीक है। तो चमड़े का जो निर्माण करने वाला है वो कौन सा देश है?
भारत है विश्व का एकमात्र देश भारत है। चमड़े से बैग, पर्स, जूतियां, बेल्ट जैसे जैकेट बनाई जाती है, बैग बनाए जाते हैं, आदि ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जूतियां भी बनाई जाती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके दादा पापा पहनते हैं ना जूतियां, तो वो किसकी बनी होती है? चमड़े की बनी होती है। पशुओं के चमड़े की वो जूतियां बनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है चमड़े का उपयोग, चमड़े का उपयोग किसमें किया जाता है? बेल्ट बनाने में किया जाता है, बैग बनाने में किया जाता है, जूतियां बनाने में किया जाता है, जूतियां बनाने में किया जाता है, और किसमें किया जाता है? और फर्श बनाने में किया जाता है। जैसे आप पटुआ बोलते हैं, फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और किसमें किया जाता है? आपको कोट बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं जैकेट। जैकेट तो जैकेट आदि वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाता है, तो नोट करो इसके जल्दी सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब चमड़े का एक उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप बुक बाइंडिंग करवाते हैं, क्या कर एक बुक की जब बाइंडिंग करवाते हैं उसमें जो गोल गोल चीज एक चेन से लगवाते हैं आप बनाओगे, जैसे इस प्रकार से लगवाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? एक पेज है। अब इस पेज में आप एक छिप करवाते हैं, ऐसे बाइंडिंग करवाते हैं इसमें, तो ये जो बाइंडिंग है वही किसी बन जाती है चमड़े की, तो इसमें लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है चमड़े का उपयोग, चमड़े का उपयोग बुक बाइंडिंग के लिए भी किया जाता है, आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको समझने का टॉपिक है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो बुक बाइंडिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों कि कारपेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है चमड़े का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? तो कारपेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चमड़े का उपयोग कारपेट बनाने में भी किया जाता है, इसमें किया जाता है कारपेट बनाने में भी किया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि कारपेट क्या है, आपको कमेंट करके बताना है कारपेट क्या है। तो कारपेट के बारे में आप सभी लोग बताएंगे। चमड़े का जो अधिकांश जो भाग होता है वो किसका होता है? गायों का होता है। चमड़े का अधिकांश जो हिस्सा है वो गायों से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गाय। क्योंकि आजकल आप सभी को पता है जैसे एक वायरस आया था, लंबी नामक एक वायरस आया था, जिसके कारण कई सारी गायों की मौतें हो गई थी, कई सारे पशु उसमें मारे गए थे। वो रोग जो आया था वो केवल गायों में वो रोग आया था, जिसके कारण कई सारे गायों
की मृत्यु वहाँ पर हो गई थी। बाद में धीरे धीरे कहा जाता है, जैसे कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है शीतला माता का, उसमें कहा जाता है कि जब उसके यात्रा लेके गए तब उस रोग धीरे धीरे कम हुआ और वो गाना क्या हो गई, ठीक होने लगा। तो इस कारण इस लंबे वायरस के लिए डॉक्टरों ने भी कई खोज की थी और इसके कई इंजेक्शन लगवाए गए थे, जिसके कारण भी कई पशुओं को क्या हो गई थी, इस रोग से मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद में हम आगे बात करें, इस चमड़े का जो अधिकांश जो हिस्सा होता है, चमड़े का अधिकांश हिस्सा वो गायों का बना होता है। गायों के चमड़े का होता है। ठीक है। इसके बाद में एक जानवर आता है दोस्तों, कंगारू नामक एक जानवर आता है। कौन सा आता है? कंगारू। कंगारू आप सभी को जानते होंगे, कंगारू। अब कंगारू क्या करता है, उसके पेट के आगे जो थैली होती है और उसी में वो अपने बच्चों को क्या कर रखता है, वहाँ पर धरे रखता है। जब वो कहीं भी जाता है तो वो उसमें अपने बच्चे को उसे थैली सी होती है, खोतली सी उसके खाल की जो बनी होती है, तो वो अपने बच्चे को अपनी छाती के आगे ही लगाए रखता है। कंगारू एकमात्र ऐसा जानवर है जिसकी सबसे पतली और सबसे मजबूत चमड़ा होता है। इसकी खाल क्या होता है? कंगारू की खाल का चमड़ा, कंगारू की खाल का चमड़ा सबसे पतला, व सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो इसको। सबसे मजबूत जो होता है किसका होता है? ये खाल का होता है, इसकी खाल का। कंगारू एक जानवर है, ये आगे बात करेंगे फिर इसकी। अब दोस्तों हम बात करें भार ढोने वाले पशुओं की। भार ढोने वाले पशु वो कौन कौन से होते हैं? अब इस श्रेणी में कौन से जानवर आते हैं? तो इस श्रेणी में आपको ध्यान रखना है, इसमें उन जानवरों को शामिल किया जाता है जिनका उपयोग किया जाता है भार होने में किया जाता है, भार होने में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किसमें किया जाता है? जब इसमें उन पशुओं की बात की जाती है जिनका उपयोग भार होने के लिए किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे ऊंट हो जाता है, ऊंट हो जाता है,
ऊंट को तो आप सभी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पशु कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पालतू पशु। और राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु वो हो जाएगा चिंकारा। चिंकारा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? आप कमेंट करके बताएंगे। और ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब ध्यान रखना है कि ये भी इसका जो पेट होता है, ये कहा जाता है कि ये 7-8 दिन तक पानी नहीं पी नहीं सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक ऐसा थैली पाई जाती है जिसमें ये एक बार में उस पानी को इकट्ठा कर लेता है और बाद में धीरे धीरे उस पानी को उपयोग में ले लेता है। इसलिए कहा जाता है कि 7-8 दिन तक ऊंट पानी नहीं पी सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऊंट की बात हो गई। ऊंट के बाद में हम कहेंगे जैसे भैंस हो जाती है। भैंस के बाद में हम आगे बात करें जैसे कि एक होता है गधा होता है, एक खच्चर होता है। खच्चर क्या होता है? खच्चर गधा क्या होता है? खच्चर गधा। ये भी खच्चर गधा क्या होता है? इनका उपयोग भी पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, जब भार करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि भेल हो जाता है, एक हो जाता है भेल, ठीक है। तो इनका जो उपयोग किया जाता है वो भार करने के लिए किया जाता है। अब भैंस का जो उपयोग किया जाता है वो गाँव में जब कि इसका जो उपयोग वो सभी किया जाता है। अब जो हम बात करें कि कृषि के लिए जिसका जो उपयोग किया जाता है वो ऊंट और बैल का किया जाता है। किसका किया जाता है? ऊंट और बैल का उपयोग किया जाता है। कृषि के लिए ये ऊंट व बैल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करें कि जो कि जो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब ऊंचाई पर जो चढ़ने के लिए तो ऊंट का इनका जो उपयोग किया जाता है। अब जब पहाड़ी जो इलाका होता है उसमें खच्चर गधा का उपयोग किया जाता है। खच्चर गधा का उसमें उपयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी इलाकों के लिए पहाड़ी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में खच्चर गधा का उपयोग किया जाता है। नोट करो इसको जल्दी से। अब इनकी भोजन से संबंधित कुछ बातें आती है। कहा जाता है कि भार ठहरने वाले जो पशु होते हैं उनके जीवन निर्वाह के लिए और उनके अलावा जो कार्य के अनुसार
जो उनको जो भोजन दिया जाता है, जिनका जो भोजन दिया जाता है वो उत्पाद आहार की श्रेणी में आ जाता है। किसकी श्रेणी में आ जाता है? उत्पाद आहार की वो श्रेणी में आ जाता है। तो आपको लिखना है भार ढोने वाले पशु, भार ढोने वाले पशु, भार ढोने वाले पशुओं को, भार ढोने वाले पशुओं को जीवन निर्वाह के अलावा कार्य, जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, निर्वाह के लिए कार्य के अलावा जो भोजन दिया जाता है वो किसमें श्रेणी में आते हैं? दिया जाता है अलावा कार्य के अनुसार जो उनको भोजन दिया जाता है वो किस श्रेणी में आते हैं? उत्पाद आहार की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखना, दिया जाता है वह उत्पाद आहार की श्रेणी में आता है। ठीक है, ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। अब भाग होने वाले पशु क्या होते हैं कि ये भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पशु पाए जाते हैं। किसके अनुसार पाए जाते हैं? प्रकृति के अनुसार पाए जाते हैं, वहाँ की भौगोलिक विशेषता के अनुसार वहाँ के कहा जाता है। कई जो पशु होते हैं, किस क्षेत्र के पशु ज्यादा ताकतवर होते हैं, किस क्षेत्र के, अब उसका जो वहाँ का जो क्षेत्र पड़ता है प्रकृति का वहाँ पर पड़ता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जयपुर का पानी अलग है और सवाई माधोपुर का अलग है, टोंक का अलग है, गंगानगर का अलग है, करौली का अलग है। तो इस पानी का जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, उसी तरह आदमी कहा जाता है। जैसे कि जो पहले कहा जाता है कि जो रेगिस्तान के जो राजा महाराजा थे पहले राजस्थान के, वो अत्यधिक ताकतवर होते थे। जैसे कि भारत जो पूर्वी जो भारत होते थे, इन राजाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर होते थे, क्योंकि ऐसे जो यहाँ पर रेगिस्तान था, रेगिस्तान के जो शरीर में जो कहीं की मजबूत थे, उनका जो शरीर था वो अत्यधिक मजबूत था। यहाँ पर अत्यधिक धूप यहाँ पर पड़ती थी, तो इस कारण भी वहाँ पर शरीर की मजबूती थी। मैंने बात की है कि उनकी शरीर क्या थी? मजबूती थी। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं। तो बात होने वाले पशु क्या होते हैं? भौगोलिक रूप से भार होने वाले पशु, भौगोलिक, भार होने वाले पशु भौगोलिक, इस रूप में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, इसके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार आपको ध्यान रखना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं। प्रकार ध्यान रखना है, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में अलग क्षेत्र में अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं। ओके, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। जैसे कि
रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट, रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में घोड़ा या खंजर। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भी ये बात की जाती है कि उनके जो भाग होने वाले पशुओं की जो मजबूती होती है इसी तरीके से रेगिस्तान में भार उठाने के लिए, वजन ले जाने के लिए किस पशु का उपयोग किया जाता है? ऊंट का उपयोग किया जाता है। और पहाड़ी क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है? घोड़े का या फिर खच्चर गधा का उपयोग किया जाता है। इसका किया जाता है, खच्चर गधा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, ये शब्द के जाएगा खच्चर गधा का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है जिससे जैसे कि रेगिस्तान में ऊंट का उपयोग किया जाता है। इसका किया जाता है, ऊंट का उपयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है? घोड़े का व खच्चर। ठीक है, ओके सर जी, आगे चलो। अब हम इसको लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। बाट होने वाले पशुओं को क्या किया जाता है कि अरे इनका एक बंदियाकरण करवाया जाता है। इनका एक बंदियाकरण करवाया जाता है। इनका बंदियाकरण करवा कर रखते हैं, बंदियाकरण करवा कर इनको रखते हैं, जिससे इनका जो स्वभाव होता है वो शांत हो जाता है। ये ज्यादा तरह से ये क्या नहीं होते हैं, इनका जो माइंड का जो संतुलन वो बने रहता है। इनके जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। माइंड शांत रहेगा तो अच्छे रूप से वो सोच पाएगा, और सोचते सोचते वो कार्य करने में भी क्या करेगा, तीव्रता करेगा या उनमें क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है भार होने वाले पशुओं में। भार होने वाले पशुओं में, भाग होने वाले पशु में क्या करवाया जाता है? बंदियाकरण करवा कर रखा जाता है, जिस कारण उनका स्वभाव शांत रहता है। अर्थात उनकी मानसिक क्षमता का विकास होता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये बात होने वाले पशुओं को और चमड़ा की जो उनकी जो हड्डियों की जो बात यहाँ पर हो जाती है, तो हमारा चैप्टर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नए चैप्टर के साथ में और नए चैप्टर के साथ में हम अगली क्लास में मिलेंगे और नए जोश के साथ में मिलेंगे। परिवार पढ़ रहे हो तो सभी साथी क्या करना है, एक बार सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सभी दोस्तों के पास में शेयर कर देना है, कमेंट करके जरूर बताना है। तो हम आपसे अब विदा लेते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।